नमस्कार दोस्तों हम लक्ष्मीकांत की सीरीज में आज चैप्टर नंबर 69 तक पहुंच चुके हैं, जिसमें आज हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। हम इसके इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करेंगे, इसका कंपोजिशन किस तरीके का होता है उसके बारे में बात करेंगे, इसके फंक्शंस क्या क्या हैं इसके बारे में बात करेंगे, फिर स्टेट बार काउंसिल्स के बारे में भी बात करेंगे और लास्ट में हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में कितने टाइप के एडवोकेट्स होते हैं। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले दोस्तों मैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंस के बारे में आपको बता दूं। आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन है। इसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया से डायरेक्ट सवाल पूछ लिया गया है। सवाल है, गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स एंड लीगल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट्स बट कॉर्पोरेट लॉयर्स एंड पेटेंट अटॉर्नीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिकॉग्निशन एज एडवोकेट्स। स्टेटमेंट दूसरा है, बार काउंसिल्स हैव द पावर टू ले डाउन द रूल्स रिलेटिंग टू लीगल एजुकेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ लॉ कॉलेजेस। अब इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे ये ज़रूर गुजारिश करूंगा कि ये जो चैप्टर है इसको आप लास्ट तक देखें। इससे रिलेटेड जो भी आपको कन्फ्यूजन है वो आज के बाद आपको नहीं रहेगा, और अगर उसके बावजूद कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, मैं उसका रिप्लाई करके आपको आंसर ज़रूर दूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट कैसे हुआ। इसके पीछे एक हिस्ट्री है। 1951 में सबसे पहले एसआर दास, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे, इनके चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने इस बात के लिए रिकमेंड किया कि एक ऑल इंडिया बार काउंसिल होना चाहिए। इसके साथ साथ स्टेट लेवल पे स्टेट बार काउंसिल भी होना चाहिए, जो हमारे देश के अंदर लीगल प्रोफेशन को स्टेट और नेशनल दोनों लेवल पे रेगुलेट करेगा। फिर 1958 में आप देखेंगे जो इंडिया का लॉ कमीशन है, उसने दोबारा से इस सारे रिकमेंडेशन को अपहोल्ड करते हुए सेम रिकमेंडेशन दिया। तो कॉन्सिक्वेंटली 1961 में जाके हम देखते हैं कि एडवोकेट्स एक्ट पास होता है, और इसी एक्ट के अंदर में, इसी एक्ट के प्रोविजन के अंदर में आप देखेंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट होता है, और स्टेट बार काउंसिल को भी इसी एक्ट के अंदर में क्रिएट किया गया। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, और चूंकि इसको 1961 के अंदर में क्रिएट किया गया है, दैट इज़ वाई जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि ऐसी बॉडी जिसको एक स्टैट्यूट बना के क्रिएट किया गया हो। और ये जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इसके अंदर में काम करता है। तो ये दोस्तों इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड जो भी ज़रूरी बातें थी मैंने आपके साथ डिस्कस की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंपोजिशन ऑफ बार काउंसिल्स ऑफ इंडिया। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में दो टाइप के मेंबर्स होते हैं, एक होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स, दूसरे होते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनमें से हमारे देश के अंदर जितने भी स्टेट बार काउंसिल्स हैं उन सारे स्टेट बार काउंसिल से एक मेंबर इलेक्ट होके बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जाता है, ठीक है। और एक्स ऑफिशियो मेंबर के तौर पे अगर हम बात करें तो जो अटॉर्नी जनरल है और जो सॉलिसिटर जनरल होता है, जिसे हम दिल्ली में देखते हैं कि ये सॉलिसिटर जनरल होता है, तो ये अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल ये दोनों ही एक्स ऑफिशियल मेंबर होते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के, ठीक है। फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होता है ये इनके मेंबर्स के बीच में से ही इलेक्ट किया जाता है, और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का जो जो टर्म होता है वो 2 साल का होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। अगर हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया के फंक्शंस की बात करें तो इसके कई सारे फंक्शंस हैं। सबसे पहले ये हमारे देश में लीगल एजुकेशन को रेगुलेट करने का काम करता है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे ये उन सारे स्टैंडर्ड्स को प्रिस्क्राइब करता है जो कि लीगल एजुकेशन जो भी यूनिवर्सिटीज़ में या लॉ कॉलेजेस में दिए जाते हैं उनके लिए ज़रूरी है। साथ ही साथ ये लॉ इंस्टीट्यूशंस को अप्रूव करता है, ताकि इम्पार्टिंग प्रोफेशनल कोर्सेज की वो किस तरीके के प्रोफेशनल कोर्सेज को इम्पार्ट कर सकते हैं, इस मामले में ये लॉ इंस्टीट्यूशंस को अप्रूव करने का काम करता है। दूसरी चीज़ आप देखेंगे इसके फंक्शन में कि ये लॉ डिग्रीज को रिकॉग्निशन देता है। जैसे ये यूनिवर्सिटीज़ को रिकॉग्नाइज करता है, उन सारी यूनिवर्सिटीज़ को जिनमें से हम लॉ डिग्रीज लेते हैं और जिनमें से ग्रेजुएट्स क्वालिफाई करते हैं ना, ताकि वो एडवोकेट्स बन सके। इसके साथ साथ इसका ये भी फंक्शन है कि ये एडवोकेट्स का एनरोलमेंट करता है, क्योंकि जो स्टेट बार काउंसिल्स है उसको ओवरसी करने का काम करता है, किस मामले में, एडवोकेट को एनरोल करने के मामले में अक्रॉस इंडिया। क्योंकि आप देखेंगे इंडिया के अलग अलग स्टेट में स्टेट बार काउंसिल्स होते हैं जहाँ पे एडवोकेट्स जो है वो इनरोल होते हैं, तो इसी मामले में ये स्टेट बार काउंसिल को ओवरसी करने का फंक्शन भी करता है। साथ ही साथ जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है ये प्रोफेशनल कंडक्ट और एथिक्स पे भी ध्यान देता है, क्योंकि ये प्रोफेशनल बिहेवियर में कौन कौन से स्टैंडर्ड्स होने चाहिए ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये भी बताता है, और क्या क्या एडवोकेट्स के लिए एटिकेट्स होने चाहिए इसके बारे में भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया बताता है।
इसके अलावा आप देखेंगे जो डिसिप्लिनरी जुरिस्डिक्शन है वो भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया का फंक्शन है, क्योंकि ये एपिलेट जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करता है ओवर डिसिप्लिनरी मैटर्स डिसाइडेड बाय स्टेट बार काउंसिल। अगर स्टेट बार काउंसिल ने किसी डिसिप्लिनरी मैटर में कोई डिसीजन लिया है तो उसमें एपिलेट जुरिस्डिक्शन की पावर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास है। इसका मतलब ये है कि स्टेट बार काउंसिल के किसी भी डिसिप्लिनरी मैटर में डिसीजन के अगेंस्ट में आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपील कर सकते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ ये जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो एडवोकेट्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है, क्योंकि जो भी राइट्स हैं, प्रिविलेजेस हैं, जो इंटरेस्ट्स ऑफ एडवोकेट्स हैं उसको सेफ गार्ड करने की कोशिश करता है। और हमारे देश में जो लीगल एड है, जो जस्टिस का एक्सेस है, उसको देखते हैं कि जिस तरीके से लीगल एड प्रोग्राम्स को बार काउंसिल ऑर्गेनाइज करता है, उससे इस बात को इंश्योर किया जाता है कि हमारे देश के जो भी पुअर और मार्जिनलाइज सेक्शन है उनको जस्टिस मिल सके। इसके अलावा जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन होता है उसको भी कंडक्ट करवाने का काम बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ही है, क्योंकि ये जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन होता है ये इस बात को असेस करता है कि जो भी एडवोकेट्स हैं उनके एलिजिबिलिटी जो भी होनी चाहिए लॉ को प्रैक्टिस करने के लिए, उन सारी चीज़ों पर ध्यान देने का काम भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया करता है। इसके अलावा ये लीगल प्रोफेशन को भी रिप्रेजेंट करने का काम करता है, क्योंकि आप देखेंगे इंटरनेशनल लीगल फोरम्स में इंडियन एडवोकेट्स को रिप्रेजेंट करने का काम ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही करता है। और इसके अलावा ये वेलफेयर स्कीम्स भी चलाता है, जैसे आप देखेंगे एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए कौन कौन से स्कीम्स होने चाहिए, उनके इंश्योरेंस के लिए, उनके फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए क्या क्या प्रोग्राम्स चलने चाहिए, इन सारे मामले में भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपना फंक्शंस बहुत अच्छे। ये तो दोस्तों हमने बात करी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में, जो कि ऑल इंडिया लेवल पे जो हमारे देश के अंदर लीगल प्रोफेशन है उसके उसमें बहुत सारे काम करने की कोशिश करता है। इसके अलावा हर एक स्टेट में एक स्टेट बार काउंसिल का प्रोविजन हमारे देश में है। हर एक स्टेट में जब मैं कहता हूँ तो आपको मालूम होना चाहिए कि कई सारे स्टेट्स को मिलाकर भी एक जॉइंट स्टेट बार काउंसिल हो सकता है। तो इसके एस्टैब्लिशमेंट को सबसे पहले समझते हैं। दरअसल स्टेट बार काउंसिल का एस्टैब्लिशमेंट का जो प्रोविजन है वो भी एडवोकेट्स एक्ट ऑफ 1961 में लिखा गया है। इसमें ये लिखा गया है कि ईच स्टेट के लिए एक एसबीसी होगा और एक कॉमन एसबीसी भी हो सकता है, दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के लिए या फिर एक स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरीज के लिए। प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो हमारे देश में 20 से ज़्यादा स्टेट बार काउंसिल्स हैं। ठीक है। इसके कंपोजिशन की बात करें दोस्तों तो इसमें भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरह दो तरीके के मेंबर्स होते हैं। एक तो इलेक्टेड मेंबर्स और दूसरे एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के थ्रू इलेक्ट किया जाता है। इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर की बात करें तो जो एडवोकेट जनरल है वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है स्टेट बार काउंसिल का। लेकिन अगर दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के लिए अगर कॉमन एसबीसी है तो उसमें जो दोनों स्टेट्स के एडवोकेट जनरल होंगे वो उस स्टेट बार काउंसिल के एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे। साथ ही साथ दिल्ली के केस में हम देखते हैं जो सॉलिसिटर जनरल होता है वो इसका एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है। मैं यहाँ पे ज़रा इसके स्पेलिंग को ठीक कर देता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप देखेंगे जो स्टेट बार काउंसिल है उसका जो चेयरमैन है वो उसके मेंबर्स के बीच में से इलेक्ट किया जाता है। इसके इलेक्टेड मेंबर के हम टर्म की बात करें तो इसके इलेक्टेड मेंबर का टर्म 5 साल होता है। लेकिन अगर कोई एसबीसी 5 साल पूरा होने के बाद दूसरा इलेक्शन करवाने में फेल कर जाता है तो ऐसे में जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो एसबीसी के इन इलेक्टेड मेंबर्स का जो टर्म है उसको 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर हम स्टेट बार काउंसिल के फंक्शंस की बात करें तो ये हम स्टेट के अंदर में जो भी एडवोकेट्स हैं उसके एनरोलमेंट का काम करता है। ये एडवोकेट्स के लिए क्या-क्या डिसिप्लिन, क्या-क्या कंडक्ट होने चाहिए उसको रेगुलेट करने का काम करता है। एडवोकेट्स के राइट्स और उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने का काम करता है। फिर जो भी लॉ रिफॉर्म्स होते हैं उनको प्रमोट और सपोर्ट करने का भी इसका काम है। साथ ही साथ जो नीडी लोग हैं, जो हमारे सोसाइटी के पुअर और मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, उनको लीगल एड प्रोवाइड करने का भी फंक्शन है एसबीसी का। इसके साथ-साथ आप देखेंगे जो एडवोकेट्स के लिए वेलफेयर फंड्स होते हैं उनको मैनेज करना और उनको मेंटेन करने का काम भी एसबीसी का है। इसके अलावा जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसमें से मैंने आपको बताया था ना कि इलेक्टेड मेंबर्स एसबीसी से जाते हैं और हर एक एसबीसी से एक मेंबर जो है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में इलेक्टेड मेंबर के तौर पे जाता है। तो ये भी इसका फंक्शन है। साथ ही साथ ये जो स्टेट बार काउंसिल है वो अलग-अलग सेमिनार्स को ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि उस स्टेट के अंदर में जो लीगल एजुकेशन है उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो ये दोस्तों स्टेट बार काउंसिल के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपके साथ शेयर की। अब हम बात करते हैं
बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कितने टाइप के एडवोकेट्स हो सकते हैं। अगर हम एडवोकेट्स एक्ट 1961 की बात करें तो इसमें दो कैटेगरी के एडवोकेट्स के बारे में बताया गया है। एक होता है सीनियर एडवोकेट और दूसरा होता है अदर एडवोकेट। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वही केवल और केवल इस बात के लिए डिजिग्नेट कर सकता है किसी भी एडवोकेट को कि वो सीनियर एडवोकेट होगा। अब इसके लिए ज़रूरी है कि वो जो 1961 का एडवोकेट एक्ट है उसमें जो भी सीनियर एडवोकेट होने के लिए क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब किए गए हैं उसको वो फुलफिल करे। तभी जाके केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही किसी भी एडवोकेट को सीनियर एडवोकेट के तौर पे डिजिग्नेट कर सकते हैं। ठीक है, ये आप चीज़ ध्यान में रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में मेनली तीन तरीके की कैटेगरीज होती है एडवोकेट्स की, जिसके बारे में मैं अभी आपसे बात करने वाला हूँ। सबसे पहला होता है सीनियर एडवोकेट। सीनियर एडवोकेट एक ऐसा एडवोकेट होता है जिसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट के तौर पे डिजिग्नेट किया हो, उसकी एबिलिटी को देखते हुए, बार में उसके स्टैंडिंग को देखते हुए और लॉ के एक्सपीरियंस को देखते हुए और उसके स्पेशल नॉलेज को देखते हुए। और ये सारा जो काम होता है वो एडवोकेट्स एक्ट सेक्शन 16 के अंडर में होता है। ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान में ये रखना है कि जो भी सीनियर एडवोकेट होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में बिना एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के अपीयर नहीं हो सकते। इनको अगर सुप्रीम कोर्ट में अपीयर होना है तो इनको एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बारे में भी जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो है एक ऐसा एडवोकेट होता है जो इस बात के लिए ऑथोराइज्ड होता है कि वो किसी भी पार्टी के बिहाफ पे एक्ट करे, किसी भी पार्टी के बिहाफ पे प्लीड करे इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यानी कि ये जो सीनियर एडवोकेट है ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के माध्यम से किसी भी पार्टी को लीड करता है और किसी भी पार्टी के बिहाफ पे प्लीड करने का जो पावर होता है वो इसी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का होता है। आपको ध्यान में ये रखना है कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही वो एकमात्र एडवोकेट है जो कि पिटिशंस को फाइल कर सकता है, एप्लीकेशंस फाइल कर सकता है और जो अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको भी सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकता है। तो आपको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनने के लिए एक एडवोकेट को 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट। साथ ही साथ उसकी 1 साल की कंप्लीट ट्रेनिंग होनी चाहिए अंडर अ सीनियर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और उसको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है सुप्रीम कोर्ट उसको पास करना पड़ता है। तभी जाके आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बन सकते हैं। अब जितनी भी पार्टीज होती हैं सुप्रीम कोर्ट में उन सबको रिप्रेजेंट जो है वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के थ्रू ही किया जाता है। अब मैंने आपको बताया कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का जो एग्जामिनेशन होता है वो सुप्रीम कोर्ट कंडक्ट करवाता है। अब सीनियर एडवोकेट और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के अलावा कुछ अदर एडवोकेट्स भी होते हैं। तो ये कैसे एडवोकेट्स होते हैं इसके बारे में आप समझिए। तो जो एडवोकेट्स इनरोल्व विथ एनी स्टेट बार काउंसिल बट नॉट डिजिग्नेटेड एज एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और सीनियर एडवोकेट, तो ये ऐसे एडवोकेट होते हैं जो स्टेट बार काउंसिल में तो एनरोल्ड हैं लेकिन ना तो ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है ना ही ये सीनियर एडवोकेट हैं। तो ऐसे एडवोकेट्स को हम अदर एडवोकेट्स की श्रेणी में रखते हैं। ये जो है ये अपीयर हो सकते हैं, ये आर्ग्यू कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने अगर इनको किसी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने इंस्ट्रक्ट किया है। लेकिन ये किसी भी डॉक्यूमेंट को फाइल नहीं कर सकते और ये इंडिपेंडेंटली कोई भी प्लीड जो है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं रख सकते। तो ये अदर एडवोकेट्स होते हैं। तो इस चैप्टर में दोस्तों मैंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में, फिर मैंने स्टेट बार काउंसिल के बारे में और फिर मैंने जो टाइप्स ऑफ एडवोकेट्स होते हैं इनके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थी मैंने आपके साथ डिस्कस की। उम्मीद करता हूँ कि सेशन में आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। इसके पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ जाने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और जाने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।